हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर्स का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का एक पेपर और उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसका हम खंड स जो है आपके पेपर का जो होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है इसका मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊंगा। और कई बार है ना, बच्चे जो गलती कर देते हैं वो गलतियाँ नहीं करनी, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, पहले तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। लिखा है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराट, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख हर आलोक हुआ छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो यहाँ पर इसका जो क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो सप्रसंग व्याख्या करनी होती है उसमें संदर्भ लिखा जाता है। कई बार संदर्भ और प्रसंग एक साथ भी लिख लेते हैं, लेकिन अलग अलग लिखें। संदर्भ सबसे पहले लिखा जाता है और संदर्भ में होता है कि ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं उस चैप्टर का नाम लिखना होता है और इसके कवि कौन है। ठीक है, अगर गद्यांश है तो उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना होता है। तो ये दो चीज़ें लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति अरे ओ करुणा प्रभामयी से ली गई है। प्रसंग में आपको लिखना है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि अज्ञेय ने समुद्र से अलग हुई एक बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। यहाँ पर फिर आप व्याख्या करेंगे। इसमें आप कहेंगे कि कवि कहता है कि बूंद सागर की लहरों की झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई। संध्याकालीन सूर्य की किरणें लाल दिखाई दे रही थी। वह बूंद भी उन लाल किरणों के प्रकाश से उसके संपर्क में आकर के जो वो लाली पाकर के लाल जो हो गई और झिल मिलाने लगी। वह बूंद क्षणिक थी, किंतु उसकी क्षणभंगुरता निरर्थक नहीं थी। उस बूंद के उछलकर पुनः सागर में विलीन होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में एक दार्शनिक भावना जागृत होती है कि व्यक्ति, बूंद और सागर समाज के समान है। जिस प्रकार बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। बूंद का सूर्य किरणों से प्रकाशित होकर चमकने और पुनः समुद्र में विलीन होने को देख करके कवि को आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता निराकार और अखंड है, जीव अखंड है। कवि उसमें भी अखंडता के दर्शन होते हैं, सत्य के दर्शन जो है वो होते हैं वहाँ पर उसको कवि को। और वह अनुभव करता है कि मानव जीवन के क्षण जो हैं वो सार्थक हैं और विराट के साथ विलय होने पर व्यतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बड़ी बहुरिया को संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और क्यों? पाठ के आधार पर बताइए। तो आपने देखा कि बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर के जब उसके मायके जाता है हरगोविंद, संवदिया जब उसके मायके जाता है, तो उसने कौन कौन सी तकलीफें सही थी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हरगोविंद ईमानदार और दृढ़ प्रतिज्ञ है। प्रथमा तो वह बड़ी बहू के संदेश को लेकर के बहुत मानसिक उलझन में हो गया था। अगर वह संवाद ज्यों का त्यों देगा तो गांव की बहुत बेइज्जती होगी। संवाद दिए बिना वहां से लौटते समय राह खर्च पास में न होते हुए भी उसने बड़ी बहू के मायके से राह खर्च नहीं लिया, यद्यपि बड़ी बहू के भाई ने राह खर्च के लिए पूछा था। कटियार तक तो वह टिकट लेकर आ गया, पर आगे की यात्रा के लिए पैसे न थे, अतः वह 20 कोस पैदल चलकर भूखा प्यासा अपने गांव पहुंचा। उसने बिना टिकट रेल यात्रा करना उचित नहीं समझा। उसके पास बड़ी बहू की माजी द्वारा भिजवाया गया बासमती धान का चूड़ा था, पर वह उस अमानत में से कैसे खा सकता था। भूख प्यास और थकान से बेहाल होकर जब वह गांव पहुंचा तो वह बेहोश हो गया।
यह सब उसने गांव की बड़ी बहुरिया के लिए किया था क्योंकि वह बहुत आदर करता था। नेक्स्ट प्रश्न है दीप। यह दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखिए, प्रतिपाद्य लिखिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए आप कैसे लिखेंगे कि जो दीपक अकेला है वह दीपों की पंक्ति की अपेक्षा एक लघु इकाई है, एक छोटा रूप है। फिर भी वह कंपित नहीं होता, डरता नहीं, वह अपनी लौ को ऊपर करके गर्व के साथ जलता है। उसका अपना एक महत्व है, अपना पृथक अस्तित्व है, इसलिए अकेलेपन में भी सुशोभित है। उसका जलना सार्थक है, उसका जलना समूह के लिए विशेष महत्व रखता है और समाज के लिए आत्मत्याग लघु है। दीपक उसी का प्रतीक है। लघु मानव समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। लघु मानव समाज के किस अंग के साथ जुड़े इसका निर्णय वह स्वयं करता है और बलपूर्वक समाज के किस वर्ग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता उसे। वह स्वतंत्र है, वह अपने कार्य द्वारा समाज का ही तो भला करता है। यही तो इस कविता का प्रतिपाद्य है। अब आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न। तो हम 100 बार बनाएंगे। इस कथन के आलोक में उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो हमें सूरदास से प्राप्त होते हैं। तो सूरदास की झोंपड़ी का नायक एवं प्रमुख पात्र सूरदास ही है। उसकी झोंपड़ी जला दी जाती है और जीवन भर की संचित कमाई चोरी हो जाती है। वह निराश, उदास और दुखी है। बुआ के पूछने पर वह अपनी झोंपड़ी को बार बार बनाने का निश्चय प्रकट करता है और कहता है, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो है कि वह दृढ़ निश्चयी है, आप इसका यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसे। दूसरा है बालोचित सरलता, है ना। सूरदास में बालकों की तरह सरलता है, कर्मठ और उदास, और फिर है वो सहनशील है। ठीक है, इसकी PDF हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, श्री राम के अश्वों की किससे तुलना की गई है और क्यों, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि श्री राम के वनगमन से न केवल अयोध्यावासी बल्कि उसके घोड़े भी दुखी हैं। कौशल्या कहती हैं कि यद्यपि तुम्हारे यहाँ पर न होने से भरत तुम्हारे घोड़ों की 100 गुनी देखभाल करता है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना ये घोड़े इस जो है वो दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैया ने कौशल्या ने घोड़ों का वर्णन इस तरीके से किया है। अगला प्रश्न है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, नियमित वेतन पर काम करते हैं, एक प्रकार से नौकरी की तरह जो है वो उन्हें काम करना पड़ता है। और दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार, इन्हें स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, इनकी नियमित जो है वो सेवा नहीं होती है। और अगले होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, तो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे, इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसे कहानी के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।